गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे पहले पार्ट में हमने गंगा नदी तंत्र को डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। हमने पिछले पार्टों में ये भी पढ़ा था कि भारतीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयन नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो ये दो भाग हैं। अब जो हिमालयन नदी तंत्र है उसके अंतर्गत हमने अभी तक सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को पढ़ा। अब हम इसके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालयन नदी तंत्र का भाग है। ये आप समझ गए होंगे कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ये हिमालयन नदी तंत्र का भाग है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम तिब्बत से होता है। ये मानसरोवर झील के पास चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है। आप इसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ से ये निकल रही है और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। और इस नदी का अधिकांश भाग जो है चीन में प्रवाहित होता है। आप मैप के माध्यम से इसे देख सकते हैं कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इसका अधिकांश भाग जो है चीन में प्रवाहित होता है। इसलिए चीन में इसे यालंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यालंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर कि जब ये भारत में प्रवेश कर रही तो कहाँ पर प्रवेश कर रही है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नामचा बारवा नामक पहाड़ी चोटी के कारण इसे यू टर्न या घूमकर आना पड़ता है। देख रहे हैं आप चित्र के माध्यम से किस तरीके से ये टर्न ले रही है। मतलब नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर या अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो आप समझ गए होंगे, गार्ज को हमने इससे पहले पार्ट में डिस्कस किया था, तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर क्या करती है? प्रवेश करती है। और अब जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। आप चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि इसको किस नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अभी हमने बताया था कि इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, यहाँ पर दिखाया गया है। और जो इसकी जो अन्य नदियां हैं, सहायक नदियां, दिबांग यहाँ पर दिखाई दे रही है, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियां इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी है और असम में जाकर ये क्या करते हैं? ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। अब ये तो आपके समझ में आ गया कि इसकी सहायक नदियाँ जैसे कि दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियाँ इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। अब इससे पहले लेसन में हमने विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के बारे में पढ़ा था, तो आपको उसका नाम याद होगा। अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप उसका नाम बता रहे होंगे बच्चों। अगर नहीं पढ़ा है तो हमने बात की थी मांजुली द्वीप की, जो नदी द्वीप है, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है और जहाँ लोगों का निवास है। तो ये जो द्वीप है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यहीं पर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मांजुली नदी द्वीप स्थित है, बनता है। अब आगे चलकर यह नदी असम में प्रवेश करती है। यहीं पर से जब ये नदी आगे चलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो उसे अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो थोड़ा उन नामों को जानते हैं। जैसे चीन में यालंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आगे चलकर ये नदी कहाँ? बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ये हम जान गए हैं कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और चीन तिब्बत में इसे यालंग सांगपो के नाम से और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले पार्ट में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा अगला टॉपिक है प्रायद्वीपीय नदियाँ।
थैंक यू सो मच।